अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें, अब आज आप लोगों का सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूँ। सोर्सेज का मतलब कि कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं। अब अगर आप अपनी किताब में देखें तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही चीज़ें हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, तो आपकी किताब में जो लिखा है वही सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर आप अपनी किताब में देखें तो एक चार्ट पूरा बना के दिया हुआ है किताब ने, जिसमें आपको बताया हुआ है कि एनिमल्स और प्लांट्स ये दो मेन सोर्सेज हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और पुराने जमाने में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं दो मेन सोर्सेज के बारे में माना जाता था कि वहां से पाए जाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ताकत है जिसको आप वाइटल फोर्स कह रहे थे। वो मिस्टीरियस फोर्स है जिसके बारे में उस लोगों को नहीं पता था। तो लोगों ने कहा कि ये मेन सोर्सेज हैं, इधर से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, और उनकी बात दुरुस्त भी थी। लेकिन बाद में एडवांसमेंट हुई तो हमें पता चला ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मेनली अभी भी जो आपके मेन सोर्सेज हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। लेकिन साथ ही साथ मिनरल्स भी हैं जहाँ से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो आपके पास मिनरल्स में से भी निकलता है कोयला, आपके पास जाहिर है आपके कोयले की खानें मौजूद हैं। आप कोयले, ऐसे ऐसे ममालिक जहाँ पर कोयले निकल आए जमीन में से, वो रातों रात अमीर हो जाते हैं, क्योंकि कोयला यूनिवर्सल फ्यूल के तौर पे माना जाता है। हर किसी को चाहिए, सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी चल रही है उनको कोयला चाहिए। तो आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम अगर किसी से, किसी मुल्क से, किसी जगह से निकल जाए तो मुल्क इंतहाई अमीर हो जाता है। सऊदी अगर कभी आप गए हो, वो आपके पास एक्सपोर्टर है ऑयल का, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं उधर उसकी जमीन से। जाहिर है वो आपके पास अच्छा खासा दुनिया के अंदर उसने अपनी एक जगह, अपना एक मकाम बनाया हुआ है। सिमिलरली आपके पास ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, गैस भी अगर आप लेयर टू लेयर देखें, सबसे पहले पानी है, पानी के ऊपर ये पेट्रोलियम होता है, ऑयल वगैरह, और उस ऑयल के ऊपर गैस होती है। डेंसिटी के हवाले से बात करें, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, इस वजह से पानी के ऊपर ऑयल तैर लेता है। और फिर गैस तो जाहिर है सबसे कम डेंसिटी रखती है, ये उससे ऊपर होती है। जमीन के अंदर से ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। जमीन के अंदर आप नीचे तक उसको खुदाई करते हैं, कुआं डालते हैं, बनाते हैं, और फिर सबसे पहले जो निकलता है वो गैस निकलती है। और गैस जब निकल के खत्म हो जाती है तो उसके बाद वहां से ऑयल निकलता है। ये कुछ आपके पास डायग्राम्स किताब में भी दी हुई है, वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास, क्योंकि गैस ऊपर हवा की तरह ऊपर उड़ती है, ऑयल पानी की तरह नीचे बहता है, तो जाहिर है गैस ऊपर होगी, ऑयल नीचे होगा। और क्योंकि ऑयल और वाटर में डेंसिटी का जो डिफरेंस है, ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे बैठता है, पानी नीचे होगा, ऑयल उसके ऊपर होगा। घर पे जाके ट्राई करके देख लें, एक गिलास में पानी लें, आधा गिलास पानी का रखें और उसके ऊपर ऑयल डाल दें, ऑयल ऊपर ही रहेगा, आप चम्मच से उसको मिक्स भी कर लें, तब भी वो थोड़ी देर बाद ऑयल वापस ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे का नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ऑयल की कम होती है। बहरहाल अब हम वापस चार्ट की तरफ आ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जाहिर है आपके लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उन्हीं में से आपके पास निकलेगा। तो आपके पास लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो आपके लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। एनिमल्स में से प्रोटीन्स, ऑयल या फैट, इनमें से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल लेते हैं। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। जाहिर है आपने प्लांट्स ड्राइव्ड ऑयल खाए होंगे। जो आपके सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर क्या है? प्लांट ही तो है, उससे ऑयल निकालते हैं, तो वो आपके पास प्लांट में से आया ऑयल है वो। वाइटामिन आपके ज्यादातर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, एग्जांपल्स भी साथ साथ दी हुई हैं अगर अपने चार्ट में देखें। तो आपके पास एनिमल्स की बात करें, प्रोटीन्स आपके कहाँ कहाँ से आते हैं? एग्स हो गए, मटन, चिकन, बीफ, फिश, ये सारे आपके सोर्सेज हैं फॉर प्रोटीन। प्रोटीन इटसेल्फ इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑयल्स या फैट की अगर बात करें तो आपके पास एनिमल्स में से कहाँ से आएगा? चीज, बटर, मिल्क, यहाँ से आएगा। सिमिलरली प्लांट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा? गंदम, व्हीट हो गया, मेज हो गया, पोटैटोज, राइस, और भी यहाँ पर बार्ले लिखा हुआ है, जो भी आपके एग्जांपल्स हैं, इन सबसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। रोटी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वहां से हमारी ये जरूरत पूरी हो जाती है। प्रोटीन्स के लिए हम दालें खाते हैं, प्लांट्स में जाहिर दालें निकलती हैं, बीन्स निकलते हैं।
यहाँ से हमें प्रोटीन मिल जाता है। सिमिलरली जो वाइटामिन हैं वो आपके कुछ फल हो गए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये सब गिवन है। और लास्टली आपके ऑयल कहाँ से आएगा? सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल मैंने दे दी, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, और भी दीगर यहाँ पर बताया हुआ है, सोयाबीन, पीनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। ये चार्ट दिमाग में अगर होगा तो अगला जो अब हम टॉपिक डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ये दिमाग में होना चाहिए जो चार्ट बना हुआ है वो किस तरीके से आपका यहाँ पर क्या बात कहाँ लिखी हुई है। अब अगर आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर आप मीट लिख के आएंगे, फिश लिख के आएंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। प्लांट कब से मछलियां उगाना शुरू हो गया, या प्लांट कब से बकरियां उगाना शुरू हो गया? ये सारे एनिमल्स हैं। तो मटन या फिश इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये एनिमल से आता है। प्लांट में जो प्रोटीन है वो दालों से या जो आपके बीन्स हैं उसमें से आ जाता है। ये चीजें याद रखो। और अगर डायग्राम वापस देखें तो उसमें मिनरल्स से भी निकाला जाता है। मिनरल क्या है? जाहिर है आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक क्या है? लिविंग थिंग्स से ज्यादातर आ रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिनरल से भी आ सकते हैं। और मिनरल्स इटसेल्फ इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है इनऑर्गेनिक हो। मिनरल्स कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि कोल हो गया। अब कोयला यानी कि कोल जो है वो लिविंग थिंग तो है नहीं। तो पुरानी जो थ्योरी थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, पुरानी थ्योरी क्या थी? लिविंग थिंग होना चाहिए फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाजमी नहीं है लिविंग थिंग से हो। कोयला कहाँ पर आपको लिविंग थिंग के तौर पे मिल रहा है? सिमिलरली जो आपके जमीन के अंदर पेट्रोलियम है वो भी नॉन लिविंग थिंग है, वहां पर भी मौजूद है। बहरहाल गैस वगैरह ये सारी चीजें। अब मसला ये है कि मिनरल्स तो हैं, लेकिन मिनरल्स आपके जमीन में पड़े हुए या पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को कहा जाता है। ये जो कोयला है या पेट्रोलियम है, ये ज्यादातर सारा का सारा कहाँ से आया होगा? लिविंग थिंग से ही आया होगा। फॉर एग्जाम्पल कोयले की यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग बताई हुई है, कोयला कहाँ से आया। कोयला आपके पास जिसको आप कोल कह रहे हैं, ये मेनली आपके पास कार्बन इसमें मौजूद होता है। कार्बन की ज्यादातर क्वांटिटी कोयले यानी कोल में मौजूद है। और ये आपके जमीन के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन पे आ रहे हैं। कोयला आपके पास क्या है? कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसमें मेनली कार्बन एटम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स की भी परसेंटेज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी जो आपके डेस्क वगैरह भी बने हुए हैं, इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, लेकिन कार्बन के अलावा दीगर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर कोयले की अगर हम बात करें, कोयला आपके पास दुनिया में पाया जाता है नेचुरली। दरख्तों के अंदर लकड़ी मौजूद होती है। ज़ाहिर है दरख्त अगर आपके पास जब खत्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, वो जमीन में अगर झड़ना शुरू हो गए पत्ते उनके और फिर उसके बाद टूटना शुरू हो गए, एंड में वो जमीन के अंदर दफन हो गए, तो वो कई सालों के बाद, कई सौ सालों हजारों सालों के बाद वो अगेन कोयला बन जाते हैं। अब ये प्रोसेस आगे समझना है, डायग्राम आपकी किताब में बनाई हुई है। बहरहाल कोयले के ऊपर बात कर रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। कोयला आपके पास कोल, इसमें ज्यादातर कार्बन के एटम्स हैं। कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कोयला आपके पास, कोल को अक्सर हम कोयला वर्ड कहते हैं, अदरवाइज कोल डिफरेंट होता है। बहरहाल इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश या डार्क ब्राउनिश कह लें, या वरना ब्लैक टाइप का होता है। तो इसके कलर की बात करें तो ये ब्लैकिश है या बिल्कुल डार्क ब्राउन है। ज्यादा ब्लैक इसका कलर होता है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह दीगर भी चीजें होती हैं। ये आपके इसके कंपाउंड का जो कोयला है इसके कंपाउंड का अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन लिखा नहीं है लेकिन नाइट्रोजन भी होता है कुछ हद तक, लिखा हुआ है आगे बढ़ के। नाइट्रोजन और सल्फर कुछ थोड़ी मिकदार में मौजूद है। सिमिलरली आपके पास जो कोल है ये कैसे पाया जाता है? यहाँ पर आप अपनी डायग्राम देखें तो आपके पास जो वुड है, जंगलात में जो आपके दरख्त हैं उसके अंदर लकड़ी मौजूद है। ये वुड कई सालों तक जब ये जमीन के अंदर दफन रहती है, जमीन का अपना प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, तो ये पकते पकते कोयला बन जाती है। अब इसका पूरा प्रोसेस आपने समझना है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे है? जब भी आपके यहाँ डायग्राम में साथ साथ देख रहा हूँ, तो जब भी आपका कोयला बनेगा तो उसके अंदर आपके एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सिंपल, आपके पास जब भी लकड़ी कन्वर्ट होगी इनटू कोल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्टेप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके जब दरख्त या दीगर प्लांट्स, पत्ते वगैरह ये मर जाते हैं,
जमीन के अंदर ये लेयर टू लेयर आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बारिशें हो रही हैं, फिर जानवर इन पे चल रहे हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको जमीन के अंदर खुदाई करके उसको और डाल दिया वेस्टेज को, हर किसी भी सूरत में आपके जमीन के अंदर ये चले गए। और फिर कई सालों बाद, यहाँ तो किताब ने लिखा है कई मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब कई, आप कह लें कि एक तो 1 साल होता है, 1000 साल भी बहुत ज्यादा होते हैं, 10,000 साल उससे ज्यादा, लाख, यानी आपके पास, अब अगर हम बात करें मिलियन की तो एक के आगे 6 जीरो लगा दें, इतने सालों बाद तब जाके आपका कोयला कन्वर्ट होता है। दूसरा तरीका भी है कोयला बनाने का, वो भी हम आगे समझेंगे। बहरहाल पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आप क्या करते हैं, कार्बोनाइजेशन अप्लाई करते हैं। सिंपल एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जाहिर है मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। ये आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, जो आपके लेट सपोज फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, आपने जमीन के अंदर इसको, लकड़ी को, जो मुरझा गए थे पत्ते दरख्त वगैरह, उनको दफना दिया। अब ये जो आपके दरख्त हैं इसके अंदर 40% कार्बन मौजूद होता है। दफन होने के बाद ये, इनको कहते हैं पीट। कभी गली हुई लकड़ी अगर देखी हो तो उसे पीट कहा जाता है। ये जब गल जाती है, यानी कि प्लांट्स वगैरह डेड हो गए और खराब हो गए, तो इसको कहते हैं पीट, और इसके अंदर 60% कार्बन मौजूद होता है। मैं डायग्राम साथ साथ समझा रहा हूँ, डायग्राम आपकी किताब में बनी हुई है, फिर आपकी जो वर्डिंग है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उसमें से अगर आप मजीद चीजें निकाल लें, मजीद चीजें क्या निकालें, मॉइस्चर निकाल लें, ज़ाहिर है बारिशें हुई थी, पानी वगैरह इकट्ठा हो गया तो वो निकाल लिया, और कोई इसमें इम्प्योरिटी है वो निकाल ली, वॉलेटाइल मटेरियल है वो निकाल लिया, बाकी सारी चीजें निकाल ली, तो आपके पास 70% कार्बन रह गया। तो जब कार्बन 70% रह गया, इसको कहते हैं लिग्नाइट। डायग्राम साथ साथ बनी हुई है। ये जब निकालेंगे तो जाहिर है प्रेशर अप्लाई किया होगा, टेम्परेचर अप्लाई किया होगा, जाहिर है आपने इसको पकाया होगा, जलाया होगा। अगर आप डायग्राम देखें तो आपको जला हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है, लाल लाल से इसमें चीजें हैं। फिर उसके बाद आप मजीद इसको टेम्परेचर दें, मजीद प्रेशर दें, हाईली प्रेशराइज कर दें। साइज आपका छोटा बना हुआ दिखाया हुआ है डायग्राम। तो लेट सपोज कभी आपने अपना बैग पैक किया हो, कपड़े उसमें ठूंस दिए हो, तो क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो बैग बंद हो जाता है। तो आप उसी तरीके से, ये लकड़ी है आपके पास मौजूद थी, जला दिया, अब इसको आपने प्रेशराइज किया और साथ साथ हीट भी किया, तो आपके पास अगेन 70% ही कार्बन है, लेकिन अब इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई। इस फॉर्म को आप कहते हैं, यहाँ पर इसका जो नाम दिया हुआ है उसको लिग्नाइट ही कहा हुआ है, लेकिन ये हाईली प्रेशराइज्ड है, फॉर्म चेंज हो गई है बस। और लास्टली आपका, जब इसमें सारी चीजें निकाल लेते हैं, सब कुछ आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेन कंपोजिशन आपकी कार्बन है, और भी दीगर चीजें इम्प्योरिटीज हैं, और लाजमी नहीं है सिर्फ कार्बन हो, और भी दीगर चीजें हो सकती हैं कार्बन के अलावा, तो फिर ये बन जाता है एंथ्रासाइड, जिसमें 90% कार्बन की परसेंटेज होती है। तो बस ये सिंपल सा आपके पास पूरा प्रोसेस था, जिसमें आपके कार्बोनाइजेशन हो रही है, यानी कि लकड़ी कन्वर्ट हो रही है इनटू कोल। अब ये आपका जो सिंपल सा है, अब इसकी वर्डिंग वगैरह जो डेफिनेशन है वो सारी पढ़ लें। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यही सारी बात बताई हुई है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने नहीं बताया, ये सारा प्रोसेस होना चाहिए एयर के एब्सेंस में। वजह उसकी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब भी हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आप लकड़ी को रखें, उसको जला दें, वो क्यों जलती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पर खत्म करनी है या बिल्कुल मामूली सी मिकदार में रखनी है। तो बहरहाल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। अब अगर ये नेचुरल प्रोसेस करना है तो आपको मोर देन 500 एयर्स या 500 मिलियन एयर्स लगेंगे। 500 मिलियन एयर्स लिखा हुआ है किताब में। और अगर ये आपको प्रोसेस खुद ही से करना है, नेचुरली नहीं करना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। वो फिर चंद घंटों या चंद दिनों में तब्दील हो जाता है, उसका अलग प्रोसीजर है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया तो आपको बताऊंगा भी। आगे कहीं डिस्कस होगा तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल अब ये जो वर्डिंग लिखी है वो सारी बातें जो मैंने अभी बताई वो यहाँ पर लिखी हैं कि 40% कार्बन है जिसके अंदर आप कार्बोनाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ कोल्स आर फॉर्म। तो अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बता दिए, लकड़ी थी, उससे पीट बना, फिर लिग्नाइट बना, और एंड में एंथ्रासाइड बना। अलग अलग टाइप है, आपको जो भी टाइप मिले उसमें से आप कार्बन निकाल लें। बहरहाल
कोल इज फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ये सारी बातें जो लिखी हैं वो सारी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आपके नेचुरली प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देंगे, ये सारी बातें अब होपफुली आप खुद से पढ़ने के काबिल हैं। ठीक है, मैंने आपको इसको तर्जुमा करके समझा दिया है, अब आप इसको अंग्रेजी में खुद याद कर लें। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। किताब के अंदर आपके पास ऑल तो ये नहीं है, लेकिन ये आपको हमने नोट्स में जाती दिया है, ये सिर्फ समझने की हद तक है। ये समझा रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है। ऑल दो ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन टॉपिक का सपोर्टिंग मटेरियल है। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है डायग्राम के नीचे कि आपके पास ये जगहें हैं जहाँ पर कोयले मौजूद हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सारे ये आप खुद पढ़ लें कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है। ये आपको समझाने वाला तो कुछ है नहीं, बेसिक जर्नल नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह अखबार पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, वैसी इन्फॉर्मेशन है। मैं आ रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, वैसे ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि हम इसको कुछ दिनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल दो ये पूरा पॉइंट पूरा टॉपिक मैं आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसको हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वर्ड याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब ब्रेक करना, डिस्टिलेशन कैसे होती है, डिस्टिलेशन का मतलब एक आपके पास कॉलम होगा, उसके अंदर आपने जिस तरह आपके पास एक बर्तन होता है घर में जिसमें सालन बनाते हैं, उसके अंदर आपने चीजें डाली और नीचे आग जला दी। सिमिलरली एक आपके पास जिस तरह घर के बर्तन है, एक कॉलम होता है, उसके नीचे आप आग जलाते हैं। गालबन आपके पास यहाँ पर डायग्राम बनी हुई भी है पेट्रोलियम के आगे। इस तरह का एक कॉलम होता है, ये जो बना हुआ है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। फ्रैक्शनल का मतलब फ्रैक्शन में करना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आगे बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, कोयला पकड़ना है, उसको उस बर्तन के अंदर रख देना है। बर्तन के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर हो। और क्या करें, उसको जला दें। कोयला खुद ही जंगलियों की तरह फटना शुरू हो जाएगा। जब वो फटना शुरू होगा तो उसके अंदर जितने भी इजाफी चीजें होंगी वो सारी की सारी आपकी निकल जाएंगी। तो उससे क्या आपको मिलेगा, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, आपके पास या नोट्स में मौजूद है, दिल चाहे तो खुद पढ़ लें, वैसे आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जा रहे। पहला आपको मिलेगा कोल गैस, यानी कि आपका कोल गैस क्या होगी, आपने कभी कोयले को जलाया हो, कभी बारबेक्यू किया होगा, सबने जिंदगी में कोयला जलाया होगा। कोयला जलाने पर उसमें से जो धुआं निकलता है, वो धुआं जब आंखों में जाता है, नाक में जाता है, आपको जलन मचती है, वो कोल गैस बेसिकली होती है। तो आपको सबसे पहले तो कोल गैस मिलेगी, लेकिन क्योंकि जितनी देर में वो आपकी आंखों में नाकों में जाएगा उतनी देर में वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अदरवाइज आपके पास कोल गैस अलग चीज होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलेगा। दूसरा अमोनिकल लिक्वर, जिसमें अमोनिकल लिक्वर वो होता है जिसमें आपके पास अमोनियम रेडिकल या अमोनिया हो। तो पानी के अंदर जब अमोनिया आप मिक्स कर दें तो वो आपके पास अमोनियम लिक्वर कहलाता है या अमोनिकल लिक्वर कहलाता है। तीसरा आपको कोल तार मिलेगी। कोल तार क्या है, ये आपके पास बहुत ही थिक किस्म का ब्लैक लिक्वर होता है। कभी अगर आपने रोड बनते हुए देखा हो तो उसमें जो थिक लिक्विड होता है, क्यों मना किया जाता है कि रोड बन रहा है आपने चलना नहीं है या गाड़ी नहीं गुजारनी, क्योंकि वो थिक लिक्विड होता है, अगर आप चलेंगे तो आपकी चप्पलें उसमें चिपक जाएंगी, या अगर गाड़ी आप उस पर गलती से ले जाएं तो टायर आपके पास उसमें जल के खराब हो जाएंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो बहरहाल कोल तार इसमें से निकलता है, वो हम रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्टली आपको कोक मिलता है। ये जो कोक आपको मिल रहा है इसमें 98% कार्बन होता है। असल कोयला ये है वैसे जिसमें आपको 98% कार्बन मिल रहा है, इसे हम कोल नहीं कहते, इसे हम कोक कहते हैं। तो ये बस बेसिक सा पॉइंट है, बाकी डेप्थ अगर किसी को पढ़नी है वो पूरा आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लें, आपके लिए बेहतर है। मैं अब आ रहा हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन यहाँ तक अगर किसी भी कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लें। अब अगर यहाँ तक क्लियर है सारा तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, इसी का सब टॉपिक है सेकंड, दैट इज पेट्रोलियम। अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, पहला कोल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा आपके पास नेचुरल गैस भी हो सकता है और इसके अलावा और भी हैं, प्लांट्स भी हम डिस्कस करेंगे और फिर लैब्स के अंदर कैसे बना रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, इसका कलर की अगर बात करें तो ये आपके पास डार्क ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है, कुछ इस तरीके से होता है।
ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में तो होता है, लेकिन कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें। और ये आपके पास एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा कि आपके पास गैस होती है, पहले ऊपर नीचे ऑयल होता है, ऑयल या पेट्रोलियम एक ही बात है, और उसके बाद वाटर के रिजर्वॉयर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल की जगह मैंने बताई, डायग्राम भी बनी है वैसे, उसमें जो ऑयल लिखा हुआ है ये बेसिकली पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम आपके पास क्या है, डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड होता है, जो कि आपके अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के अंदर, डिपॉजिट का मतलब पता होना चाहिए सबको। तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट का मतलब क्या है, जो जमीन के अंदर जगहों पर ये छुपे हुए होते हैं या अटके हुए होते हैं, आपको जाके वहां से निकालना है। तो वहां से जो आप निकालेंगे दैट वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, और फिर उसमें से जो चीजें निकलेंगी उसे कहा जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को आप रॉक ऑयल भी कहते हैं। रॉक ऑयल का मतलब क्या है, पत्थरों के अंदर भी ये जमा हो जाता है। तो पत्थरों के अंदर से भी ये ऑयल निकलता है। जाहिर है, आप जमीन के अंदर आप गड्ढा खोद रहे हैं, तो जमीन क्या है जिसमें से आप गड्ढा खोद रहे हैं, वो क्या है, पत्थर ही तो है। तो पत्थरों के अंदर से ऑयल निकल रहा है, इसलिए इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। बहरहाल एक्सप्लेनेशन में ऑल दो पीछे समझा चुका हूँ, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी भी होंगी कि आपके पास पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, इसमें से आप चाहें तो गैस भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसके अंदर पानी भी मिलेगा, इसके अंदर सॉल्ट भी मिलेगा, दीगर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे। अगर आप डायग्राम वापस देखें जिसमें पानी है, ऊपर फिर पेट्रोलियम है, फिर गैस है, तो जाहिर है पानी भी मिक्स होगा उसके अंदर। इर्द गिर्द अगर पत्थर और हैं तो इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा, और किसी समंदर के तरफ से निकाला तो सॉल्ट भी होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये पेट्रोलियम सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा आपके पास और भी दीगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और दूसरे अर्थ के पार्टिकल्स भी हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी कभी कभार निकल आते हैं। डिफरेंट चीजें इसमें से निकलती हैं। आपको क्या करना है, इसको रिफाइन करना है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक अलग टॉपिक आ जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आपकी किताब ने वो एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, जो कि हम करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, एक आपके पास कॉलम है, अपने किताब में देख लें, डायग्राम बनी हुई है, यहाँ बनाऊंगा पूरा वक्त उसी में लग जाएगा। तो बहरहाल आपके पास उस कॉलम के अंदर देखेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे खाने बने हुए, उनके आगे लिखा हुआ भी है कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या क्या प्रोडक्ट निकल रहा है। तो जो भी इस तरह का कॉलम, ये जो कॉलम होता है इसको कहते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम मतलब आपके पास एक कॉलम है, कॉलम सिंपल इस तरह सा होता है, उसको आप नीचे से गर्म कर लें, आग जला लें, हीट कर लें, वो जब चीजों को ब्रेक डाउन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स देगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो आप उसमें फ्रैक्शन बना देते हैं। फ्रैक्शन में अगर लेट सपोज तीन फ्रैक्शन, तीन खाने, तो हर खाने में यूनिक प्रोडक्ट होगा। पहले और दूसरे में जो भी प्रोडक्ट है, पहले में अगर लेट सपोज कार्बन है, कार्बन का कोई प्रोडक्ट है या गैस कह लें, और दूसरे में लिक्विड है, तीसरे में सॉलिड है, तो पहले में गैस ही रहेगी, दूसरे में गैस नहीं आएगी। तीसरे में सॉलिड है तो तीसरे में सॉलिड ही रहेगा, दूसरे में सॉलिड नहीं जाएगा। सिमिलरली लिक्विड भी ऐसी होगा। तो अभी डायग्राम के ऊपर भी आते हैं, पहले आपका ये सारा नोट्स वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई, एक्सप्लेनेशन समझा दी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इस पेट्रोलियम से जब निकालेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू निकालेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, जो भी आपका पेट्रोलियम है उसको सेपरेट कर दें इनटू फ्रैक्शंस। अगर 10 फ्रैक्शन है तो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 100 फ्रैक्शन है तो 100 हिस्सों में डिवाइड कर दें। कभी अगर आपने एक्चुअल में डिस्टिलेशन कॉलम देखा हो, अगर आप सुपर हाईवे की तरफ जाएं तो वहां पर इंडस्ट्रीज कुछ लगी हुई है, तो वहां पर आपको डिस्टिलेशन कॉलम नजर आएगा, बहुत बड़ा होता है। बहरहाल कभी अगर जिंदगी में मौका मिले तो देख लें, वरना वीडियो जब आपकी ये डालूंगा तो उसमें लगा दूंगा। अदरवाइज डिस्टिलेशन कॉलम क्योंकि मैंने देखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप उसके अंदर उतर के अंदर से सफाई कर लें, इतना बड़ा होता है। तो डिस्टिलेशन कॉलम तो आपकी किताब में छोटा सा ही बनाया हुआ है, लेकिन आप उसको अगर देखेंगे एक्चुअल में तो बहुत बड़ा होता है। बहरहाल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब अपने किताब में वापस आके देख लें। एक्चुअली यहाँ पर हम जो भी सब्सटेंस है उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे उसको सेपरेट कर रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं टेम्परेचर के हवाले से बात कर रहा हूँ,
जो टॉप पे लिखा हुआ है उसमें लिखा है रिफाइनरी गैस। रिफाइनरी का मतलब रिफाइन होने के बाद जो गैस अलग से सेपरेट होगी, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे टॉप पे आपको गैस मिल रही है। ये गैस आप कैसे यूज करते हैं? एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मीथेन है, तो नेचुरल गैस के तौर पे आप उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो आपके पास उसके नीचे वाला पोर्शन है उसमें देखें आपको पेट्रोल मिल रहा है 70 डिग्री पे, तो पेट्रोल जाहिर है गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा फ्रैक्शन, उसमें आपको नेफ्था मिल रहा है, वो आपके पास 120 डिग्री पे, ये ज्यादातर आपके केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है। सारे यूजेस लिखे हैं और ये पूरी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज है उसके अंदर कैरोसिन मिल रहा है 180 पे। अगर गौर करें तो हर प्लेट का, हर स्टेज का टेम्परेचर फिक्स है, और हर स्टेज में टेम्परेचर है वो ऊपर वाले टेम्परेचर में जाहिर डिफरेंस होने की वजह से जो ऊपर कंपाउंड मिल रहा है वो नीचे नहीं मिलेगा। अगर आपको लेट्स सपोज पेट्रोल एक जगह से मिल रहा है तो नीचे से पेट्रोल नहीं मिलेगा। कैरोसिन आपके पास 180 पे मिल रहा है जो कि आपका जेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट आपका डीजल है, जाहिर डीजल गाड़ियां होती हैं, डीजल इंजन होते हैं, उधर आपके पास 260 पे। सिमिलरली लुब्रिकेंट ऑयल, कहीं पे अगर आपको ग्रीसिंग करनी है तो अक्सर हमारे दरवाजे आवाजें निकालना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। दरवाजे की कुंडी फंसना शुरू हो जाती है तो हम उसमें ऑयल ग्रीस लगा देते हैं। तो ये आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल 300 पे जो मिलता है वो ऑयल वहां इस्तेमाल हो जाते हैं फॉर लुब्रिकेशन। सिमिलरली आपके पास फ्यूल ऑयल मिलता है जो कि शिप्स फैक्ट्रीज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीजें डायग्राम में लिखी है। मेन चीज क्या है यहाँ पर समझना, कि हर फ्रैक्शन का, हर प्लेट का, हर खाने का अपना एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहां पर है उधर वही प्रोडक्ट मिलेंगे। और सबसे नीचे आपके पास अगर देखें तो रेजिड्यू है। रेजिड्यू क्या है? सॉलिड आपके पास है, और अगर लिक्विड भी है तो बहुत थिक लिक्विड है। और ये रेजिड्यू हम यूज करते हैं ताकि आपके रोड मेकिंग मटेरियल में इस्तेमाल हो जाए। तो रोड मेकिंग मटेरियल में क्या क्या इस्तेमाल होता है बताया अभी भी है। एस्फाल्ट यूज होता है, बाइटुमेन यूज होता है। तो ये सारी चीजें, बहरहाल हर जो खाना है, हर फ्रैक्शन है, उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है वो यूनिक होगा, मिक्स नहीं होगा। मल्टीपल कंपोनेंट्स निकलेंगे। डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। पेट्रोलियम का जो खाना है, पेट्रोलियम का जो पोर्शन है आपके टॉपिक का, वो सिंपल सा ये है। अब आ जाए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सिंपल से। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी ड्यूरिंग लेक्चर समझा चुका हूँ। आपके पास जमीन के अंदर जब आप गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले गैस निकलती है। कुछ ऐसे भी ममालिक हैं वहां पर अभी भी गैस खुद ही निकल रही है, जैसे कि अजरबैजान एक आपके पास मुल्क है, वहां पर आपके अभी भी वहां से कुछ जगहों पर गैस निकल रही है। लोगों ने वहां पर आग जलाई हुई है ताकि गैस जहां से निकल रही है पता तो चले। तो उसे लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। वजह उसकी क्या है? उसमें से अभी भी जमीन में से गैस निकल रही है। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पर गड्ढा खोदते हैं, वहां पर अगर ऑयल है तो गैस भी होगी, या सिर्फ गैस भी हो सकती है, ऑयल ना भी हो। तो अगर गैस वहां पर है तो सबसे पहले गैस ऊपर आपकी आएगी। वो जो गैस होगी जाहिर है नेचुरली पाई जाती है, उसको नेचुरल गैस कहते हैं। उनके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। तो नेचुरल गैस की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने बता दी, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है? आपके पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये सारे, ब्यूटेन तो खैर कम क्वांटिटी में होती है, प्रोपेन तक ज्यादातर। ये सारे गैसेस हैं और ये नेचुरल गैस पाई जाती है। एग्जाम्पल भी यही दी होगी, मीथेन जिसके साथ और गैसेस इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन भी चले लिखते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल गैस में 85% पाए जाते हैं। जो आपके घरों में सुई गैस आ रही है उसके अंदर मेनली मीथेन पाई जाती है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर और भी मजीद चीजें बताई हूँ, आप खुद पढ़ लेंगे। जैसे कि आपसे कहा हुआ है कि सिमिलर ओरिजिन है कोल और पेट्रोलियम को, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो अंग्रेजी में तर्जुमा आपका मैं दोबारा बार बार नहीं कर रहा, ये आपको खुद करना है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ये भी आप लोगों ने खुद पढ़ने में, इसको रफली समझा देता हूँ। आपके नेचुरल गैस घर में इस्तेमाल होती है। सुई गैस क्या है? नेचुरल गैस ही तो है। सुई गैस को क्यों सुई गैस कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम थोड़ा सा सल्फर कंटेंट डाल देते हैं और उसे थोड़ा सा छान लेते हैं ताकि आप उसमें अपना खाना पका सकें। ऐसी कोई गैस ना आपके पास घर में आ जाए जिससे आपको पॉइजनस वो क्रिएट कर दे, हार्मफुल हो। तो इसलिए आप वो नेचुरल गैस को रिफाइन करते हैं, फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। और नेचुरल गैस आपकी ऑर्डरलेस होती है, ये भी याद रखें। नेचुरल गैस की स्मेल नहीं होती है। कभी अगर आप नेचुरल गैस को सूंघने के लिए जाएंगे, लोग क्यों आग जला के छोड़ देते हैं?
मैंने आपसे कहा एक मुल्क है जहाँ पर लोगों ने आग जलाई हुई है, क्यों जलाई हुई है? क्योंकि वो स्मेल नहीं आती। अगर आग बिल फर्ज किसी ने वैसी जला दी तो क्या होगा, धमाके हो रहे होंगे वहां पे, नेचुरल गैस की स्मेल नहीं होती। थोड़ा सा सल्फर डालते हैं ताकि सल्फर की स्मेल आ जाए नेचुरल गैस के साथ। तो जो सुई गैस आपके घर में आ रही है उसके अंदर आपको स्मेल सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट मौजूद है। वापस आ जाए, आपके पास यूजेस क्या है? नेचुरल गैस आप एज अ फ्यूल यूज करते हैं, घरों में भी, इंडस्ट्री में भी। इंडस्ट्री ज्यादातर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चल ही नेचुरल गैस पे रही है। दूसरा आपको बताया हुआ सीएनजी के तौर पे यूज किया जाता है। कुछ गाड़ियां अभी भी हैं जिसमें सीएनजी है, तो आप सीएनजी के तौर पे नेचुरल गैस यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे। तीसरा मैं बता चुका हूँ, कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर आपके नेचुरल गैस। ये जो कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर है नेचुरल गैस के थ्रू बन रहा है। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए जो जलाना पड़ता है नेचुरल गैस चाहिए। फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो काम करना है उसके लिए भी नेचुरल गैस चाहिए। तो ये सिंपल सा आपके पास नेचुरल गैस का पॉइंट था, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? चले अब अगले वाले पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट आपका क्या है? प्लांट्स, और दूसरा पे आपका है सिंथेसिस इन लैब्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये ज्यादातर आपका काम है, मैं इसमें से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको क्लास में समझा रहा हूँ। प्लांट्स के ऊपर अब हम आते हैं। प्लांट्स आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनके अंदर से भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है। अभी आपने वो चार्ट पढ़ा जिसमें प्लांट्स में से आपने कहा कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, वाइटामिन वगैरह, ये सारी चीजें आ रही हैं। यही सारी बातें इधर भी लिखी हुई हैं। तो मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, इसको हम जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं। ये आपने मेनली इसको पढ़ना है खुद से, मैं सिर्फ पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन, ये सारे के सारे प्लांट्स में से आप निकालते हैं। तो ग्लूकोज, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बिल्डअप करता है, वो बनाता है। इंसान जब फॉर एग्जांपल थक जाता है, उसके अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, अक्सर क्या करते हैं वो, अगर बिल्कुल निडाल हो गया, हॉस्पिटल ले जाके उसको ड्रिप चढ़ा देंगे ग्लूकोज की। ये कहाँ से आता है? प्लांट से भी निकलता है, और प्लांट ये खुद जनरेट भी करते हैं। तो ग्लूकोज आपके पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट है सारे कार्बोहाइड्रेट्स का। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है वो सारी इसमें से आती हैं। सिमिलरली आपके पास स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे ग्लूकोज से फॉर्म होते हैं। और ग्लूकोज फिर कन्वर्ट करता है अपने आप को स्टार्च में, सेलुलोज में। पॉलीमराइज, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पॉलीमराइजेस फर्दर। पॉलीमराइजेशन क्या है, छोटा समझा रहा हूँ, बाद में अगर कभी टॉपिक में आया तो डिस्कस करेंगे। जिस तरह कार्बन फॉर्म करता है चेन स्ट्रक्चर, जब ये कार्बन लॉन्ग चेन बना ले तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बस अभी इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। जो आपकी दालें हैं या बीन्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन होता है। जाहिर है आपके पास प्रोटीन बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके प्लांट्स के रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जमीन के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन वगैरह होती है, वहां से ये अपने न्यूट्रिशन लेते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर ऑयल कैसे बनता है, उसके जो सीड्स होते हैं वहां से बनता है। सिमिलरली कोकोनट ऑयल, कोकोनट इटसेल्फ क्या है, वो सीड है। तो आपके पास जैसे कि यहाँ पर सनफ्लावर हो गया, रेप सीड हो गया, पाल्म हो गया, कोकोनट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सारे के सारे ऑयल में से निकलते हैं, प्लांट से। एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें से आपके वाइटामिन आते हैं। सिमिलरली कभी अगर आपने दरख्त को देखा हो, उसके ऊपर गम टाइप कोई सब्सटेंस लग जाता है, कभी अगर दरख्त को काटे तो वो अपने अंदर से चिपचिपा सा लिक्विड निकालता है। वो चिपचिपा जब लिक्विड सूख जाता है, उसको आप पकड़े तो वो थोड़ा सा रबरी टाइप का होता है। तो प्लांट की ये जो गम है, इसके अलावा रबर है, दीगर और भी हम प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब में लिखा है मेडिकेशन में होता है, और भी दीगर प्रोडक्ट्स। फूड स्टेपल क्या होता है, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो फूड स्टेपल फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट से कोई चीज बना रहे हैं, अभी मेरे दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन फूड स्टेपल का मतलब समझा रहा हूँ, जो डेली बेसिस पे तकरीबन कंज्यूम होता है उसे कहते हैं फूड स्टेपल। तो बहरहाल आपके प्लांट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड स्टेपल भी है। ये सारी बातें जो लिखी हैं प्लांट्स के अंदर, ये सारी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाए सिंथेसिस इन लैब। तो पूरा चैप्टर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले माने जाते थे कि एक वाइटल फोर्स है जिसकी मदद से आए। वोलर साहब ने आके कहा था कि नहीं, कोई ऐसी फोर्स नहीं है, इसको मैं लैब में भी बना के दिखा देता हूँ। तो उन्होंने यूरिया बना के दिखाया। यूरिया इटसेल्फ इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि वोलर साहब ने 1828 में सिंथेसाइज किया था यूरिया को।
और फिर उसके बाद जब उन्होंने ये सिंथेसाइज कर लिया, तो अब लैब के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा, मेरे ख्याल से यही लिखा होगा, हाँ, 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लोगों ने लैब के अंदर बना लिए। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गोश्त लैब के अंदर डेवलप कर लिया है। जाहिर है उन्होंने गोश्त एनिमल से नहीं निकाला होगा, प्लांट से निकाल लिया होगा, लेकिन लैब के अंदर गोश्त बनाया हुआ है। तो आपके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस हद तक बन चुके हैं। तो मल्टीपल आपके पास कॉम्प्लेक्स किस्म के कंपाउंड्स लैब के अंदर सिंथेसाइज हो चुके हैं। सिंथेसाइज का मतलब, सिंथेसिस का वर्ड क्लियर होना चाहिए, वो चीज जो नेचुरली नहीं पाई जाती, लोगों ने खुद से बनाई हो। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं, परफ्यूम वगैरह, यहाँ पर यही सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप लोगों का काम है पढ़ना। तो आपने सिंथेसिस इन लैब का मतलब, जैसे मैंने एक मिसाल दी, अब मैं बस किताब के ऊपर नहीं आ रहा, लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। जिस तरह एग्जाम्पल दी कि लोगों ने, साइंटिस्ट ने गोश्त बना लिया, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हो सकता है कि लोग वही गोश्त खा रहे हो जो लैब में तैयार हो रहा हो। सिमिलरली आपकी जो दवाएं हैं, पुराने जमाने में मैंने शायद अगर याद हो तो एक आपको समझाया था इसी चैप्टर में किसी पुराने वाले, कि आपके मेडिसिन की भी दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होम्योपैथी है, एक एलोपैथी है। एक आपके जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया है, वो ऑर्गेनिक और नेचुरल है। एक आपकी दवाएं हैं जो लैब में बैठ के बनी है। तो ज्यादातर अब आपके जो सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो आप लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक था। अब सोर्सेज, यहाँ तक आपको सब समझ आ गया कि कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन यहाँ तक जो पोर्शन था इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो पोर्शन आपका इस चैप्टर का मैं स्टार्ट करूंगा, जाहिर है उसके अंदर कुछ यूजेस वगैरह हैं, उसके बाद फिर मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। तो अभी तक आपका चैप्टर यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी चैप्टर का आप स्टार्ट ही कर रहे हैं। एक्चुअल जो चैप्टर है जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने, उनके बारे में पढ़ना है, उनके होमोलोगस सीरीज के बारे में देखना है और दीगर चीजें, वो भी आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपका आज लेक्चर एंड कर रहा हूँ। लेकिन मेक श्योर कि जितना भी मैंने पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको ये सारा याद हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जितना भी इस चैप्टर में, मैं पिछले चैप्टर्स की बात ही नहीं कर रहा, इस चैप्टर में अब तक जितना पढ़ा दिया, अगर वो क्लियर होगा तो आगे का टॉपिक समझ आएगा। और एक दफा ये चैप्टर खत्म हो गया और आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर ये समझ नहीं आया, इसमें कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप भी उन तमाम नालायक लोगों की तरह यही बात कर रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। अब तक मैंने कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ाया। अब तक से मैंने आपको न्यूज सुनाई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और कैसे हैं। ये सिर्फ एक रॉट इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्सेप्चुअल डाटा आपको मैंने नहीं दिया। हो सकता है चंद एक आध बात बता दी हो, लेकिन अभी तक सिर्फ बेसिक न्यूज इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास तक यहाँ तक जितना भी पढ़ा है वो सब आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। और अगर कुछ नालायक याद नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ तक सारे क्लियर करके आएंगे। क्लियर है यहाँ तक?